हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग चैप्टर का नाम को अच्छी तरह से थोड़ा समझते हैं। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स मतलब ऐसे टर्म्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं जिसका कि वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग देखे रहोगे, एक्स का वैल्यू कभी 2 निकलता है, एक्स का वैल्यू कभी 3 निकलता है। तो ये सब होते हैं वेरिएबल्स। टू का मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपको हमेशा गिवन दिया होगा, लेट एक्स कोमा वाई हो गया, या ए कोमा बी, या ई कोमा एफ। तो ये सब होते हैं वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन के बारे में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या फिर लीनियर टर्म जो कि हम पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे। तो लीनियर का मतलब होता है जिसमें कि वेरिएबल्स का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। पेयर का मतलब होता है दो। तो यहाँ पे ओवरऑल चैप्टर में आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे और उनके बीच में वेरिएबल्स कितने होंगे, दो। तो ये क्यों दिया होगा, क्या दिया, कैसे दिया होगा, उसके बारे में भी पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 8 का एक बार ओवरव्यू करते हैं। तो मान लो आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ से डायरेक्टली हम x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, -3। तो देखो यहाँ पे एक ही इक्वेशन सफिशिएंट था x निकालने के लिए, उसी के लिए वहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया होता था। अभी मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आप x और y का एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो क्या? तो नहीं। लेकिन हम लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे वहाँ पे हम x की जगह में कुछ पुट करते थे और y की जगह में कुछ और निकल के आता था। तो उसी को हम बोलते हैं पॉसिबल वैल्यूज। एक होता है पॉसिबल वैल्यूज और एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक है। तो यहाँ से हमको एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको सिर्फ पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबिलिटीज पता चलेगा कि x की जगह में हम पुट करेंगे क्या, तो y की जगह में क्या निकलेगा, उसको पॉसिबल वैल्यूज बोला जाता है। समझ गए? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, तो देखो सबसे पहले 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहा जिसमें a और b का वैल्यू नॉन जीरो, मतलब अगर यहाँ पे a का वैल्यू हम 0 ले जाते हैं या फिर b का वैल्यू 0 ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन फिर से रिड्यूस हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हो गया ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े होंगे, जिसमें यहाँ पे a को हम मानते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, b को मानते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, और c जो कि हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। समझ गए? लेकिन यहाँ पे हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज का पहला टॉपिक हुआ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हेडिंग दे सकते हो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसी से ही हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब निकालेंगे। मान लो एक इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब आपके क्या रहेंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ये सब आपके रियल नंबर्स होंगे। और एक चीज यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। तो कोई भी इक्वेशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहा, तो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ गए? जिसमें कि a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। ये जो चीज लिखा गया ये आपको शायद समझ में नहीं आया रहेगा।
a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0। तो एक बार हम और एक बार देखते हैं ये चीज़ क्या लिखा गया है। अभी बताओ a1 स्क्वायर, a1 की जगह में ये जो a1 है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। सिमिलरली b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। तो यहाँ पे लिखा गया है a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मान लो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मान लो हो गया, 0 हो जाता है। लेट यहाँ पे तो हमको बोला गया है कि नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मान लो हम इसको 0 ले गए तो 0 ले जाने से क्या प्रॉब्लम होगा। तो देखो a1 स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर, b1 स्क्वायर मतलब वैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर का सम कभी भी 0 निकल सकता है क्या, सबसे छोटा नंबर ही हम ले जाते हैं 1 या फिर 0 ले जाते हैं। तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन लिखा गया है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सिर्फ एक ही सेट ऑफ वैल्यूज मतलब 0 के लिए ही ट्रू है। बाकी आप 1 अगर लेते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या कि आपका a1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, b1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। समझ में आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे a1 और b1 का वैल्यू 0 हो गया, कोई भी एक वैल्यू a1 हो गया या फिर b1 का वैल्यू 0 हो गया, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो जाएगा, ये इक्वेशन फिर से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। समझिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखा इसलिए जाता है ताकि बुक में इतने सारे चीज़ लिखा नहीं, मतलब हमारे पास क्या होता है, बुक में जो ऑथर रहते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है या फिर ज़्यादा पेज खर्च ना हो बोल के वहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो अदर मीनिंग है, इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि एंड लिख लो a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली a2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो लिखा गया है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, उसका जो दूसरा मीनिंग है मतलब सेम चीज़ है। क्या है कि a1 b1 a2 b2 ये कभी भी 0 ना होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। तो समझ गए। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब कोई भी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहा, तो उसी टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलरली b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलरली c1 इज द कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलरली a2 कोफिशिएंट ऑफ x in second equation, b2 coefficient of y in second equation and c2 is a constant term in the second equation. Well, a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers होने चाहिए। और कभी ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी एक्सेप्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में ऐसे अगर आ गया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभार ऐसे भी फॉर्मेट में लिखा गया होगा या फिर डायरेक्ट ऐसे भी दिया होगा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो आप सोचोगे कि ऐसे चीज़ तो हम कभी भी बुक में भी देखे नहीं है या कभी पढ़े भी नहीं है, तो आप समझोगे ये चीज़ गलत लिखा गया। लेकिन ये सही लिखा गया है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि a1 b1 सिमिलरली a2 b2 आर नॉन जीरो, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये पार्ट अगर 0 हो गया तो ये टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। समझ गए इतना तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आप 9th क्लास में पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, हमको एक इक्वेशन दे दिया जाता था और वहाँ से हमको ग्राफ निकालने के लिए बोला गया था। तो आप सभी को पता होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है या वन वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। समझ गए। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उनके जो ग्राफ हमेशा क्या बनते हैं, स्ट्रेट लाइन बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, लेट इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 से डिनोट करते हैं। समझ गए क्या बोला, ये जो लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों पे जो ग्राफ हम जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो मान लो ये एक लाइन L1 रिप्रेजेंट कर रहा है और एक लाइन L2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी बताओ ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं, या फिर दूसरा हो गया दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। पहला लाइन L1 है, फिर दूसरा लाइन उसी के ऊपर आएगा जिसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। तीसरा हो गया पैरेलल, मतलब ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस।
समझ गए। तो लीनियर मतलब यहाँ पे क्या मैं बोल रहा था आपको कि अगर आपके पास दो लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो इक्वेशन है तो आपके पास दो लाइन होगा, तो वो दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, तो सबसे पहले दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद ये हो सकता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस, उसके बाद ये हो सकता है आपका पैरेलल लाइंस। तो ये तीन केस ही हो सकता है। अगर आपको और कुछ केस हो सकता है लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर से हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हम मेरे ख्याल से तो तीन ही लाइंस होते हैं, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा होता है कोइंसिडेंट लाइंस और तीसरा होता है पैरेलल लाइंस। तो अभी हम देखेंगे। और एक चीज, हर केस में तो ग्राफ ड्रॉ कर करके तो आपको वेरीफाई करना नहीं है। मतलब सोच लो दो इक्वेशन आपको दे दिया गया और बोला गया कि यूजिंग ग्राफ एवर चेक करो या बताओ कि ये जो लाइंस हैं इनका नेचर क्या हो सकता है। मतलब क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस है। तो हर केस में तो ग्राफ बना बना के ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए रिलेशन हम तैयार करेंगे। तो वो रिलेशन क्या है, देखो सबसे पहला कि अगर a1 by a2, फर्स्ट लिखो यहाँ पे, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 and which is equal to c1 by c2। अगर a1 by a2, a1 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलरली a2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2 अगर निकल रहा है तो क्या हो सकता है, क्या क्या रिलेशन होगा देखो। दूसरा हो गया a1 by a2 equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। ये केस हो सकता है। पहला में क्या होता है, तीनों का तीनों जो रेशियो निकलेंगे a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। दूसरा केस में आपको बताया कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। तीसरा केस और क्या हो सकता है कि a1 by a2 इक्वल, सॉरी नॉट, कोई भी अगर इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू b1 by b2 एंड विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू c1 by c2। तीसरा केस में क्या बताया आपको कि जैसे यहाँ पे हम देखें दोनों इक्वल है, यहाँ पे एक इक्वल है एक नॉट इक्वल है और यहाँ पे दोनों नॉट इक्वल है। तो ये तीन केस ही अराइज हो सकते हैं, तीनों कोफिशिएंट के बीच में, पेयर ऑफ कोफिशिएंट के बीच में ये तीन ही रिलेशंस बन सकते हैं। सबसे पहला a1 by a2 is equal to b1 by b2 and which is equal to c1 by c2। दूसरा में मिलेगा a1 by a2 equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। तीसरा केस में आपको निकल सकता है a1 by a2 not equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। समझ गए। तो अभी हम देखेंगे, अगर a1 by a2 equal to b1 by b2 and equal to c1 by c2 अगर हो रहा है तो ऐसे टाइप के लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, एक लाइन और एक लाइन के ऊपर कोइंसाइड करना। मतलब सपोज ये आपका लाइन L1 है और एक लाइन ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका लाइन L2 हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। दूसरा केस हुआ a1 by a2 equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। तो ये केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं। मतलब एक लाइन दूसरे वाले लाइन के साथ पैरेलल हो जाता है। समझ गए। तो पैरेलल लाइंस तो आपको पता होगा, सपोज ये हमारे पास एक लाइन L1 हुआ और ये एक लाइन हो गया L2, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तीसरा केस हुआ a1 by a2 not equal to b1 by b2 and which is also not equal to c1 by c2। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अभी आपको अगर दो इक्वेशन दे दिया जाएगा और दोनों इक्वेशन को ही देख के बताया, पूछा जाएगा क्वेश्चन चेक करो या बताओ कि ये जो दो लाइन दिया गया, इक्वेशन दिया गया दो लाइन का, क्या ये पैरेलल होगा, क्या ये कोइंसाइड होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज ये L1 और ये L2। तो ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेचर ऑफ लाइंस। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ लाइन। दोनों लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो नेचर ऑफ लाइंस। समझ गए। तो अभी हम उनको अगर इसी ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, दो लाइन आपको दे देगा और बोलेगा कि चेक करो कि ये लाइन का रिलेशन क्या हो सकता है। रिलेशन क्या हो सकता है बोलने का मतलब, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस है। समझ गए। तो इसका जो क्वेश्चन होगा हम और आगे थोड़ा देखेंगे। अभी हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लिखो हेडिंग को सॉल्यूशन ऑफ लीनियर
इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, क्या है इसका मीनिंग, देखो ए पेयर ऑफ वैल्यूज of x and y which satisfy ax plus by plus c is equal to 0। तो क्या बोला गया इसका मतलब, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y का वो वैल्यू जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो मान लो आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन लेते हो, और यहाँ पे x के जगह में आप मान लो x के जगह में हम m पुट करते हैं और y के जगह में n पुट करते हैं। तो जब हम x के जगह में m पुट कर रहे हैं और y की जगह में n पुट कर रहे हैं और इसका आंसर RHS इज इक्वल टू 0 के साथ अगर इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे हियर x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू n इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू 0। समझ गए। तो मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस y इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन 7, ये दो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है और बोला गया है चेक वेदर x इज इक्वल टू 2, चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो चेक करना है तो इसका मतलब क्या, जो दो वैल्यू हमको x और y का दिया गया है उसको हम इक्वेशन में रख देंगे और अगर सेटिस्फाई किया तो यस इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बताओ LHS में आपका क्या है, तो यस x प्लस वाई। तो सबसे पहले x की जगह में हम 2 पुट करते हैं और y की जगह में माइनस 1 पुट करते हैं। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू RHS। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा वाला दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे बताओ LHS में आपका क्या है, तो यस 2x माइनस 3y। तो पुट करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह में 2 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो 4 प्लस 3 एंड विच इज इक्वल टू 7 और वही आपका RHS दिया गया है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 1 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। समझ गए। अभी देखो और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आप समझ गए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है। तो ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज को हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे जब हम वो वैल्यूज को वो पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसका वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर गया तो दैट पर्टिकुलर वैल्यूज इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। समझ गए। अभी मान लो ये वैल्यू हमको दिया नहीं गया रहता, तो ये वैल्यू अगर हमको दिया नहीं गया रहता तो अभी हम कैसे करते हैं, तो खाली हमको क्वेश्चन पूछा गया होता कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ या सॉल्व फॉर x एंड y। सॉल्व फॉर x एंड y का मतलब यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालो और यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया रहता है एंड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया गया। 9 क्लास में हम लोग क्या करते थे, इसका जो पॉसिबल वैल्यूज निकालते थे। तो पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालते थे, सबसे पहले y x के जगह में अगर आप 0 रख रहे हो तो y का वैल्यू क्या निकल रहा है, सिमिलरली y के जगह में आप 0 पुट कर रहे हो तो x का वैल्यू क्या निकल रहा है। उसी तरह आप 2-4 वैल्यूज सपोज हम टेबल बना के रख देते हैं, तो ये x और ये y। तो अभी बताओ जब आप x की जगह में 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली आप x के जगह में 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फिर x के जगह में आप अगर 2 रखते हो तो y की जगह में कितना आ जाएगा -1। तो ये 3 वैल्यू मान लो हम निकाल के रख दिए। उसके बाद दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इसका जब हम टेबल बनाते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो ये आपका x हो गया। अभी हम अगर आप x की जगह में 0 पुट करते हो, x की जगह में 0 पुट करते हो तो y की जगह में क्या आ जाएगा -7/3 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप x की जगह में 1 पुट करते हो तो 2 ये हो जाएगा, तो 2 माइनस 3y। तो वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू एक तो लेंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू लेना नहीं है। सपोज x की जगह में आप 2 पुट करते हो तो 2 पुट करने से 2 2 4 ये चले जाएगा उधर, तो 7। देखो x की जगह में अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 एंड विच इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू -1 मिल गया।
उसके बाद सपोज x की जगह में एक और वैल्यू ले जाते हैं 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3 ले जाते हैं एक और फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इधर आप 4 रख रहे हो तो ये 1/3 आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने का मतलब क्या होगा, क्या है, क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 निकला, इसके 3 पॉसिबल वैल्यूज हम लिखे, बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज इसके निकलेंगे, क्योंकि एक लाइन ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मान लो ये है वो स्ट्रेट लाइन L1, तो ये L1 में बताओ अभी कितने तो पॉइंट्स आ सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन L1, ये जो लाइन L1 है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से हम सिर्फ ये 3 वैल्यूज लिए हैं, एक हुआ 0,1, एक हुआ 1,0 और एक हुआ 2,-1, समझ गए। सिमिलरली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 जो स्ट्रेट लाइन है उसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेंगे। ये सपोज दूसरा लाइन हो गया L2, तो कोई भी एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में हम ये 3 सेट ऑफ वैल्यूज को लिए। ये 2 वैल्यू लेने के बाद, मतलब 2 पॉसिबल वैल्यूज टेबल बनाने के बाद हमको एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि यहाँ भी एक पॉसिबल वैल्यू 2,-1 निकल रहा है और यहाँ भी एक पॉसिबल वैल्यू 2,-1 निकल रहा है, और वही जो कॉमन वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। समझ गए क्या मैं बताया। तो ये जो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका एक पॉसिबल वैल्यूज था 2,-1। सिमिलरली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, उसका एक पॉसिबल वैल्यूज था 2,-1। यहाँ पे जबकि हमको क्वेश्चन में लिखा गया था एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ऐसे वैल्यू बताओ जो कि दोनों में कॉमन होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होते हैं, जो कि हम 11th क्लास में सेट थ्योरी में पढ़ेंगे अच्छे से। तो इंटरसेक्शन एंड का मतलब होता है कॉमन। तो अभी बताओ ये जो टेबल में ऐसे कौन से वैल्यू है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2,-1 2,-1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर कॉमन वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये मेथड तो हर केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते कि एक इक्वेशन लिखिए उसका 3-4 पॉसिबल वैल्यूज टेबल बनाओगे, फिर दूसरा इक्वेशन अगर दिया है उसका 3-4 पॉसिबल वैल्यूज निकालोगे, फिर आप उसको देखोगे कौन सा वैल्यू दोनों में कॉमन हो रहा है। तो ये मेथड को हम उसी के लिए अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये एक पर्टिकुलर मतलब ये मेथड को हम आइडियल नहीं मानते हैं, क्योंकि हर केस में ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग भी लगेगा और कहीं पे अगर कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। समझ गए। तो ये था आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मीनिंग समझे, उसके बाद नेचर ऑफ लाइंस के बारे में समझे, उसके बाद हम समझे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। थैंक यू।